हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग सीबीएसई ई जोन में करने जा रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो, जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक का हिस्सा है। छोटी सी ही पोयम है। अब इसको किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोयम लिखी है। पोयम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। इसी बुक में एंड में इन्होंने एक जगह पे लिखा हुआ है, ऑलवेज ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, अ लिटिल थिंग टचेज अ लार्जर थिंग। तो ये मतलब कि कोई कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत बड़ा चेंज ले आती हैं, और हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब या सिग्निफिकेंस होता है। तो यही जो बात है, यही जो सेइंग है, जो इन्होंने खुद ही लिखी हुई है, इसको ही इन्होंने अपनी पोयम में दर्शाने की कोशिश करी है। तो अगर एकदम बहुत ही सारांश में देखें तो ये पोयम क्या है? तो डस्ट ऑफ स्नो है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है, बहुत ही आसान शब्दों में, और बहुत छोटी पोयम है, लेकिन इसका बहुत ही गूढ़, बहुत ज्यादा इसका गहरा इसका मीनिंग है। और जो ये पोएट इसमें समझाते हैं कि कभी कभी जिंदगी की कुछ छोटे छोटे कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि इस पोयम में हुआ था कि बस इनके ऊपर एक छोटा सा स्नो का जो डस्ट थी वो इनके ऊपर गिर जाती है, और उसके गिरते ही इनके जीवन, इनके मन में खुशी की जो लहर दौड़ जाती है। तो इसीलिए कोई कभी कभी आपके जीवन में भी आपने महसूस किया होगा कि एक छोटी सी ही चीज क्यों ना हो जाए, आप बहुत उदास बैठे हो, शायद कोई रिश्तेदार आ गया हो तो उससे आपको खुशी हो गई हो, या फिर किसी का फोन आ गया हो, या फिर किसी ने एक आइसक्रीम ही क्यों ना पकड़ा दी हो। है तो वो बहुत छोटी सी चीज, लेकिन वो आपकी जिंदगी में कभी कभी खुशी ले आती है, और कभी तो ऐसी भी लाती है कि वो आपका जीवन का नजरिया ही आपका बदल देती है। और ये पोयम ये भी बताती है कि हम लोगों के लिए जो नेचर है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर जितना हम नेचर के साथ कनेक्ट रहेंगे, हम उतने ही पॉजिटिव, उतने ही अच्छे से हम रह सकते हैं। अब हम लोग पैराग्राफ बाय पैराग्राफ करते हैं। 2 ही पैरा हैं ले दे के इसमें। अब इसमें है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो ये पोयम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये वो इंसिडेंट याद करते हैं अपने जिंदगी का, जिस इंसिडेंस ने इनका मूड जो था वो एकदम परिवर्तित कर दिया था। तो उस दिन जो पोएट थे वो बहुत ही खराब मूड में थे, और वो अपनी ही सोच में चले जा रहे थे, तभी वो उनके वो हेमलॉक ट्री है उसके नीचे से गुजरते हैं। तो जो हेमलॉक ट्री है, तो वो वैसे तो एक पॉइजनस ट्री माना जाता है, और उसके छोटे छोटे सफेद रंग के फूल उसमें उगते हैं। और उस हेमलॉक ट्री में एक क्रो बैठा हुआ होता है। और देखिए, तो हेमलॉक ट्री भी अच्छा नहीं माना जाता है, साथ साथ में जो क्रो है वो भी हम लोग की संस्कृति में और वहाँ उनकी भी में भी जो क्रो है वो अच्छा जो शगुन है वो नहीं माना जाता है। तो इसमें जो क्रो है वो काले रंग का होता है, आवाज भी बड़ी कर्कश होती है। और जब हम क्रो के बारे में सोचते हैं तो हमको, जैसे अगर हम मोर के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है, लेकिन हम क्रो के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर एक डिप्रेसिव से थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, और क्रो कई जगह पे अनलकी भी माना जाता है। तो इन्होंने दोनों चीजें जो डिस्क्राइब करी हैं, जो हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस ट्री होता है, और जो क्रो है जो कि अपशगुन या अच्छा सिंपल नहीं माना जाता है, दोनों को उन्होंने अपनी पोयम में इसलिए दिखाने की कोशिश करी है क्योंकि इनका खुद का मूड खराब है। तो जब आपको खुद भी आपका मन थोड़ा खराब होता है, विचलित होता है, तो आपको वही चीजें दिखती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं। तो यही उनके साथ भी हो रहा है। और जब वो मूड खराब है और वो चलते हुए जा रहे थे, तो हेमलॉक ट्री के नीचे से जब गुजर रहे थे तो उस पे एक क्रो बैठा हुआ था, और अचानक क्रो शायद कुछ हिलता डुलता होगा जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है, और कुछ स्नो का जो डस्ट है वो इनके ऊपर गिर जाता है। तो डस्ट और स्नो का क्या मतलब है? डस्ट और स्नो का मतलब है कि छोटे छोटे स्नो के पार्टिकल्स। इसमें हमने आपको ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि आपके जो बैक साइड क्वेश्चंस हैं वो भी इससे हो जाएंगे, क्योंकि एक जगह पे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय डस्ट ऑफ स्नो, इसलिए हमने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि डस्ट ऑफ स्नो का क्या मतलब है।
The dust of snow means that the fine particles of snow. Now this, अब इस ये जो अचानक इनके ऊपर जो स्नो गिरती है तो उससे जो पोएट के मन में अचानक उनका जो मन होता है वो बदल जाता है, क्योंकि जो डस्ट ऑफ स्नो है जैसे इनके ऊपर गिरती है तो वो जो डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइज किसको कर रही है, एक जॉय मतलब एक खुशी और एनर्जी की, और जो तो वो उनके अंदर एक खुशी और एनर्जी की लहर दौड़ जाती है। और वेरेस जो हेमलॉक ट्री है और जो क्रो है दोनों ही दुख और ग्लूम भी दुख का ही दूसरा ही शब्द समझ लीजिए, तो वो उनके पोएट के मूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट में, तो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। हैड गिवन माई हार्ट मेरे दिल को दिया अ चेंज ऑफ मूड बदलने का तरीका, एंड सेव सम पार्ट और मेरे दिन का कुछ पार्ट बचा दिया जो कि रीड मतलब जो कि दुख में बीतने जा रहा था। तो अब क्या है, अब इसका क्या है कि जो रीजन इन्होंने नहीं बताया कि इनका दिन क्यों खराब जा रहा था, लेकिन जैसे ही इनके ऊपर स्नो गिरती है इनका मूड बदल जाता है एकदम। और ये जो पूरा दिन है जो अभी तक सोच रहे थे कि खराब मूड से निकालेंगे वो उनका बच जाता है एक क्रो के द्वारा और एक हेमलॉक ट्री जो कि हेमलॉक ट्री में बैठा हुआ था, और अचानक इनके मन में पीसफुलनेस रिफ्रेश पीस मतलब अपने आप में शांति आ जाती है, खुशी आ जाती है और एक एनर्जी का संचार हो जाता है। तो इसमें इसमें ये फिर से हमने ये वाली बात बताई है क्योंकि ये पैरा अलग अलग भी आ सकते हैं। तो जो हेमलॉक ट्री है और क्रो है, जो हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस ट्री माना जाता है और क्रो है वो भी बैड लक का सिंबॉलिक होता है। यहाँ पे इन्होंने ये दोनों निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को यूज करके अपने मूड को दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन साथ साथ में इन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश करी है कि हमको किसी के साथ भी कोई धारणा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे जिंदगी में कोई भी खुशी लेके आ सकता है, हमारी जिंदगी में कोई भी चेंज ला सकता है, हमारी जिंदगी किसी के द्वारा भी बदल सकती है। और आखिरकार जब भी हम कभी नेचर से कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर हमेशा शांति और खुशी आती ही है, और इसीलिए सब इंसान को जितना वो नेचर के करीब जा सकता है उतना जाना चाहिए। तो ये इन्होंने इसमें पोयम में बोलने की कोशिश करी है। और र्यूड का क्या मतलब है, हेल्ड इन रिग्रेट। तो मतलब रिग्रेट क्या होता है, पछतावा। तो जो र्यूड होता है तो किस चीज का पछतावा था ये नहीं बताया, लेकिन र्यूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब पूरा दिन वो पछतावे में निकाल देते। तो ये उसका वर्ड मीनिंग में आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं पोएटिक डिवाइसेस या फिर लिटरेरी डिवाइसेस, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी कैसे है, जैसे कि ए ये डब्ल्यू ई, तो ए बी हो गया, और फिर क्या है टी टी और डी डी। तो ए बी सी डी। तो इस तरीके से क्योंकि शब्द अक्षर बदल जा रहे हैं इसलिए ए बी सी डी ये इसमें जो राइमिंग डिवाइस है। अब एलिटरेशन क्या है, एलिटरेशन तब आता है पोएटिक डिवाइस जब कोई सेम शब्द या सेम साउंड के शब्द पास पास एकदम यूज करे जाते हैं। जैसे हैज गिवन माई हार्ट, तो हा तो एच का यूज करा गया तो यहाँ पे एलिटरेशन आएगा। एंड सेव्ड सम पार्ट सा, तो यहाँ पे भी एलिटरेशन आएगा। दूसरा है सिंबोलिज्म, जब हम किसी चीज को किसी और चीज को दिखाने की हम कोशिश करते हैं तब हम उसको बोलते हैं सिंबोलिज्म। तो यहाँ पे हेमलॉक ट्री ये भी जो पॉइजनस चीज को मतलब जहरीले चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि अच्छा नहीं है, या क्रो भी जो कि कोई भी चीज जो अच्छी नहीं है, दोनों उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आता है एजोनेंस। तो एजोनेंस तब होता है जब कोई भी वोवल क्या होते हैं ए ई आई ओ यू, इनके जो साउंड को जरूरत से ज्यादा यूज करा जाता है किसी भी एक सेंटेंस में, तब आता है एजोनेंस। जैसे यहाँ पे ओ का यूज करा गया है, शुक डाउन ऑन मी, तो ओ साउंड इसमें ज्यादा आ रहा है। अब आता है इंजैम्पमेंट। तो इंजैम्पमेंट क्या होता है, जब हम पोयम लिख रहे होते हैं और हम ऐसे पोयम लिखते हैं, ये तो आप बहुत सारी पोयम में आप नोट करेंगे ये चीज कि उसमें कहीं भी कॉमा या कोई और पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं होता है, लेकिन लाइन बदलती जाती है।
जैसे कि इसमें देखिए द वे अ क्रो, ना कॉमा कुछ नहीं है, शुक डाउन ऑन मी ना फुल स्टॉप है, द डस्ट ऑफ स्नो कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। वैसे ही इसमें भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, लेकिन लाइन बदल जाती है तब हम बोलते हैं इंजैम्पमेंट आया है। तो इसमें थ्रू आउट द पोएम ये इंजैम्पमेंट आया है। तो जहां तक है राइमिंग स्कीम, तो आप आराम से कभी पोएट्रिक डिवाइस पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। एलिट्रेशन भी बहुत ईजी होता है ढूंढने के लिए। सिंबोलिज्म, अगर आप किसी भी पोयम की आपने अगर हमारे ही पूरे वीडियो सुनेंगे तो आपको सिंबोलिज्म याद हो जाएगा कि कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है। ये वाली चीज हमने वही पोएट्री डिवाइसेस आपको दिखाने की कोशिश करी है जो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं और याद कर सकते हैं। वैसे तो पोएट्री डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन वही हमने यूज करने की कोशिश करी है जो कि आपको ढूंढना आसान होएगा। और एजोनेंस में क्या होता है, कोई भी एक वॉवल का जरूरत से ज्यादा उपयोग एक लाइन में आता है। और इंजैम्पमेंट क्या होता है, जबकि पोयम में कहीं पे भी कॉमा फुल स्टॉप या फिर कोई पंक्चुएशन मार्क का यूज ना करके बस लाइन बदलती जाती है, तब हम बोलते हैं कि वो इंजैम्पमेंट उसमें आया है। अब हम आते हैं समरी में। तो समरी किस लिए जरूरी है, अगर किसी भी पोयम का या फिर किसी भी लेसन का आप समरी अगर सुन लेते हैं तो आपको जितने भी क्वेश्चंस उसमें से आने वाले होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको याद करने लायक, आपको लिखने लायक हो जाते हैं। तो दिस पोयम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्वेज अ मैसेज दैट इवन सिंपल और इनसिग्निफिकेंट एक्शंस मे हैव अ लॉन्ग और सिग्निफिकेंट इफेक्ट। मतलब ये कन्वे करता है कि कभी कभी बहुत छोटी सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि हम बहुत जरूरी या बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो भी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। और ये पोयम, द पोयम टीचेस अस टू गेन हैप्पीनेस फ्रॉम लिटिल थिंग्स इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। पोयम हमको सिखाता है कि हमको छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी चाहिए, चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो। ही सेज दैट इवन व्हेन वी फील डिप्रेस्ड और होपलेस एट टाइम्स इन आवर लाइफ, देयर माइट कम अ मोमेंट इन अ लाइफ विच चेंजेस अवर मूड। बोले हम चाहे कितने भी डिप्रेस और होपलेस क्यों ना फील कर रहे हो, लेकिन हमारी जिंदगी में कभी एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा मोड़ आता है जो कि हमारे जीवन की तरफ हमारा नजरिया बदल देता है। द ऑथर वॉज एक्सपीरियंसिंग वन सच बैड डे व्हेन अ क्रो ऑन अ हेमलॉक ट्री ड्रॉप्ड सम स्नो डस्ट अपॉन हिम। ये क्योंकि हम इसको हिंदी में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि आप इसको याद करें, जब आप इसको सुनेंगे तो आपको याद आसानी से होएगा। Both these signify that poet was not in good mood, and so he describes a dark, depressive, and bitter side of nature to represent his mood. तो ये dark and depressive side of nature क्या था, हेमलॉक ट्री था और क्रोध था। ये अपने मूड को दिखाने के लिए इसने उनका इस्तेमाल किया। द स्नो डस्ट मेक्स हिम हैप्पी एंड हिज मूड चेंजेस फ्रॉम बीइंग सैड टू फीलिंग हैप्पी, एंड दिस सेव्स हिज रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे इन अ बैड मूड एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे इन अ गुड मूड। Thus, the supremacy of nature as a whole make him realize how small his problem was. और जो नेचर है वो कितना महान है, ये उसको ये रियलाइज करवाता है कि उसकी प्रॉब्लम कितनी छोटी है। The hemlock tree is considered poisonous and the crow is an indicator of doom and fear in our society, but ironically considers them as carriers of happiness in his life of narrator. But ironically poet considers, इधर डाल दीजिएगा टाइपिंग, poet considers them as carriers of life in his life। ये आप इस तरीके से आप इसको लिख दीजिएगा, लेकिन वो उनको अपने जीवन में ऐसा दिखाता है जैसे कि वो उसके लिए खुशी लेके आए हैं। ऑल अदर नेचर पोएट्स आर नोन फॉर, एक जगह ये क्वेश्चन है कि बाकी पोएट कैसे दिखाते हैं, इन्होंने कैसे दिखाया है, इसी क्वेश्चन का आंसर हमने इधर भी देने की कोशिश करी है। ऑल अदर नेचर पोएट्स आर नोन फॉर डिस्क्राइबिंग द वेल नोन ब्यूटीफुल थिंग्स। जो बाकी जो पोएट्स हैं जो नेचर के ऊपर लिखते हैं वो अच्छी खूबसूरत जिंदगी की चीजों को बताते हैं। दे हैव डिस्क्राइब द नाइटिंगेल, कुकू, स्नो कवर्ड माउंटेन्स। तो ये अच्छी अच्छी चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। द पोएट हैज ट्राइड टू emphasize that sometimes creatures which are linked with negative aspects of life can be the carrier of change and happiness। फिर से हमने ऊपर वाला वर्ड यूज करा है जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो कि जो चीजें जो हमारे लिए नेगेटिव समझी जाती हैं कभी कभी वो खुशी लेके आती हैं। नेचर ऑलवेज ब्रिंग्स पीस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ एंड सो पीपल नीड टू गेट क्लोजर टू द नेचर टू गेन ट्रू हैप्पीनेस। तो जो प्रकृति है वो हमारे लिए हमेशा खुशी लेके आती है, तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रकृति से करीब हो सकें।
तो इस तरीके से ये जो पोएम है, ये डस्ट ऑफ स्नो, ये खत्म होती है। होपफुली आपको पसंद आई होगी। इसमें अगर ये इसके बाद हम अलग से जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन हमने इसके साथ इसको इसलिए क्लब नहीं करा है कि फिर आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और हमारा एक ब्लॉग भी शुरू करा है हमने, जिसका कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक देंगे। उस ब्लॉग में हम आपको जितने भी नोट्स इसके बनते हैं वो नोट्स भी हम उसमें हम अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपको रिवीजन के समय पे आपको उसको देखने में, रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।